हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग पादप समूह के पत्ती के बारे में जानेंगे। कल हम लोग जो है पादप समूह के जड़, तना और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग उसका ही पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो देख ले, ताकि आप लोग को जो है अच्छी तरह से यह भी वीडियो और वह देख लीजिएगा, तो ये दोनों समझ में अच्छी तरह से आएगी। तो चलते हैं वीडियो की ओर, देरी नहीं करते हैं। तो दिया गया है, पत्ती पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। देखिए, पत्ती जो होता है ना, ये पत्ते का माने पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग है जो इसके द्वारा जो है कई कार्य किया जाता है। तो हम लोग जो है पत्ती के बारे में हम लोग जानते थे, देख रहे हैं आप लोग चित्र देख रहे हैं पत्ती के। तो पत्ती के बारे में हम लोग जो है बारी बारी से जानते हैं। तो पत्ती के किनारे पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। देखिए, पत्ती के जो भाग होता है उसमें छोटा छोटा जो होता है क्या होता है, छिद्र होता है। उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। याद रखिएगा, पत्ती में जो छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसको क्या कहा जाता है, रंध्र। आना तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टोमाटा कहा जाता है। याद रखिएगा। और रंध्र की मदद से, इसे स्टोमाटा के ही मदद से जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान होते रहता है। तो हम इस क्रिया को जो है क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रंध्र से जो होता है, रंध्र से ही जो होता है, ध्यान रखना है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होते रहता है। तो हम रंध्र को ही हम क्या कह सकते हैं, तो श्वसन अंग कह सकते हैं, या पत्ती को भी श्वसन अंग कह सकते हैं। तो याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है, पौधे में रंध्र का खुलना और बंद होना कोशिका के अंदर उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। देखिए समझिए, पौधा में जो होता है ना, रंध्र का जो है खुलना और बंद होना, वो कोशिका के अंदर जो जल जितना उपस्थित रहेगा, ज़्यादा मात्रा में, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मात्रा में अगर जो कोशिका के अंदर जल उपस्थित रहता है तो रंध्र जो है नहीं खुलता है जल्दी से बस। तो जो होता है, मतलब इसमें अब ध्यान रखना है ये भी कि जे पौधा में जो रंध्र जो खुलता है या बंद होता है किस कोशिका के द्वारा होता है, तो कोशिका याद रखिएगा, द्वार कोशिका। नाम हम क्या बोले, द्वार कोशिका। तो द्वार कोशिका के कारण जो होता है, ये जो होता है बंद। द्वार कोशिका किससे घिरा हुआ रहता है, तो याद रखिएगा, सहायक कोशिका से जो होता है द्वार कोशिका घिरा हुआ रहता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये द्वार कोशिका जो होता है ये पत्ती में पाया जाता है। और द्वार कोशिका किससे घिरा होता है, तो सहायक कोशिका से घिरा होता है। उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। आगे दिया गया है, पत्तियों की सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पत्ती पर के सतह पर जो है विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिसे हम लोग हरित माने जिसमें जो है हरित लवक का निर्माण होता है। इसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है किस में होता है, तो याद रखिएगा, पत्ती में होता है। और पत्ती में होता है तो किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण होता है। याद रखिएगा। उसके बाद पत्ती पर सूर्य की रोशनी के कारण तापमान बढ़ने से पत्ती से जलवाष्प जल के रूप में बाहर निकल आते हैं, जिसे तापमान को नियंत्रित किया जाए। इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, पत्ती से माने पत्ती से जो होता है, सूर्य की रोशनी से जो है तापमान जब बढ़ता है तो उसमें जलवाष्प जो होता है, जल के मात्रा जो होता है वाष्प के रूप में जो होता है बाहर निकल आता है और तापमान को नियंत्रित करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। याद रखिएगा, बाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है।
उसके बाद आगे देखते हैं, आगे दिया गया है रात्रि में छोटे पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जल के कारण एक प्रीजर का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जो है रूट प्रीजर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय छोटा छोटा जो पौधा होता है उसमें जो होता है जल अवशोषित कर लेता है, तो अवशोषित करने के बाद जो है उसमें प्रीजर का निर्माण होता है। अब प्रीजर जो है, हम उस प्रीजर को क्या कहते हैं, तो रूट प्रीजर कहते हैं। हम लोग जानते हैं जो जल का अवशोषण जो होता है रूटे के कारण, तो मतलब जड़ के कारण होता है, तो याद रखिएगा। उसमें इस दाब के कारण जो होता है पत्ती के शीर्ष भाग में जल बूंदे रूप में बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग जो है बिंदु स्राव कहते हैं या गुटेशन कहते हैं। याद रखिएगा, गुटेशन और नहीं तो बिंदु स्राव। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जब जल बूंदे बूंदे अगर जो बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बिंदु स्राव कहते हैं, याद रखिएगा। और या गुटेशन कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ के। कुछ पत्ती कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। हम कल भी पढ़े हैं कि जो तना जो होता है कुछ कांटे के रूप में है। इसमें ध्यान रखना है जो कुछ पत्ती भी जो होता है कांटे के रूप में जो होता है रूपांतरित हो जाता है, जिससे पृष्ठ क्षेत्र मान कम हो जाता है। इसके मान स्वरूप जो होता है ट्रांसपायरेशन के मतलब क्या होता है, तो याद रखें बाष्पोत्सर्जन की दर क्या होता है, कमी हो जाती है, जिससे पत्तियां कम पानी में भी विकसित हो जाता है। देखिए ट्रांसपायरेशन के जो होता है कमी जो दर जो होता है कमी हो जाता है, और कमी होने के कारण जो होता है पत्तियां कम पानी में भी जो होता है विकसित हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है ट्रांसपायरेशन के मतलब बाष्पोत्सर्जन कम होने से वाटर लॉस कम होता है। इस प्रकार के रूपांतरण मरुस्थलीय पौधा, मतलब जिसको हम लोग मरुस्थलीय माने, ध्यान रखिएगा बालू में उगाया गया पौधा को हम लोग जीरोफाइट पौधा कहते हैं। तो मरुस्थलीय पौधे में देखे जाते हैं, जैसे नागफनी, याद रखिएगा नागफनी में भी इस तरह के क्रिया होते रहता है। कुछ पत्तियां परतान के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे आसपास के वस्तु पकड़ने में मदद। देखिए ध्यान रखिएगा, कुछ पत्ती जो होता है ध्यान रखिएगा, जो कीड़ा मकोड़ा जो खाता है पत्ती, तो उस जो होता है आसपास के वस्तु के पकड़ने में जो है ये कार्य करता है परतान के रूप में। जैसे मुंह एक तरह से जो है देखते हैं तो वो दो तरह से चिपक जाता है, माने दोनों तरफ से। ऐसा देखिएगा तो मटर के प्लांट देखते हैं तो उसमें मटर जो देखते हैं दोनों तरफ से चिपका हुआ रहता है, तो उसमें जो होता है खेसारी लतरी इस सब में जो होता है ऐसा जो होता है। तो याद रखिएगा परतान के रूप में विकसित हो जाता है। तो परतान के रूप में कौन पौधा विकसित होता है, तो मटर के पौधा और खेसारी के पौधा, याद रखिएगा स्वीट पी। उसके बाद दिया गया है पौधे के परतान में वृद्धि उन कोशिका के विभाजन से होती है जो आलम से दूर होती है। ध्यान रखिएगा आलम से दूर जो दूर होता है कोशिका, उनमें जो होता है परतान की वृद्धि होता है, ये भी याद रखिएगा। कुछ पौधे में पत्तियां घरे के रूप में होता है। घरे में कीट पकड़ने, देखिए कीट उट जो देखते हैं घर के रूप में बना लेता है, कहला बनाता है क्योंकि जो है उसमें जो है कीट उट जो है आता है तो उसको भक्षण कर लेता है, तो इसलिए जो है घर के रूप में बना लेता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है जिसमें कीटों से सड़े हुए शरीर में नाइट्रोजन प्राप्त कर ले। देखिए कीट जब सड़ जाता है तो उसमें जो होता है नाइट्रोजन उससे जो है वो प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के पौधे कीट भक्षी पौधा कहलाता है। याद रखिए कीट को खाता है ना पौधा, उसको हम लोग जो है कीट भक्षी पौधा कहते हैं। ये वैसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ मिट्टी मतलब नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा मिट्टी में नाइट्रोजन जहाँ नहीं पाया जाता है वह स्थान पर जो है कीट भक्षी पौधा पाया जाता है, जिसको हम लोग कीट भक्षी पौधा, ध्यान रखिएगा पिंचर प्लांट जो होता है कीट भक्षी पौधा है। और इट्रेकुलेरिया
डोरेसेरा मतलब जो होता है यूट्रिकुलेरिया डोरेसेरा जो होता है पौधा, ये भी कीटभक्षी पौधा है। और नेपथस भी जो है नेपेंथस भी जो है पौधा जो है नेपेंथस, वो भी जो है ध्यान रखिएगा कीटभक्षी पौधा होता है। तब हम लोग समझ गए होंगे जो कीटभक्षी पौधा कौन कौन है से। उसके बाद इसमें यूट्रिकुलेरा एवं ड्रोसेरा जलीय कीटभक्षी पौधा। देखिए इसमें तो दिया गया है यूट्रिकुलेरिया जो होता है, यूट्रिकुलेरा या जो होता है या ड्रोसेरा जो होता है जल में पाए जाने वाला कीटभक्षी पौधा है। और शेष जो है जो बच गया है वो तीनों उन सभी जो होता है ध्यान रखिएगा ये स्थलीय कीटभक्षी पौधा होता है। उसके बाद दिया गया है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं यूरिया के रूप में प्राप्त करता है। देखिए अधिकांश पौधा जो होता है ना नाइट्रोजन पौधे जो होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में और यूरिया के रूप में अवशोषित करता है। मटर के परतान और नागफनी के परनाभ वृंत दोनों जो है समजात अंग है। ध्यान रखिएगा नागफनी और मटर के परतान मतलब जो देखते हैं जो ऊपर से मटर के जो चिपका हुआ रहता है वो जो होता है दोनों जो होता है और नागफनी के परतान जो होता है ये दोनों समजात अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा ये समजात अंग। उसके बाद एक जैसा दिखाई देता है ना तो उसी को हम लोग जो है समजात अंग कहते हैं। अब फूल में हम लोग चलते हैं तो फूल में देखते हैं कि ये बड जो है कली है, ये फ्लावर से मतलब जो है फूल है, और लीफ मतलब पत्ता है, ये पेडिकल मतलब डंठल है, और रूट देख रहे हैं जड़ है। तो अब फूल के बारे में हम लोग जो है बारी बारी से जानते हैं। अब देखिए पौधे में फूलों के खिलने की क्रिया जो है क्या कहलाता है तो एंथेसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा पौधा में जो फूल खिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं एंथेसिस कहते हैं। फूलों में मुख्यतः 4 संरचना होती है, याद रखिएगा मुख्य रूप से 4 संरचना होती है। एगो बाह्य दलपुंज होता है, एगो दलपुंज होता है, एगो पुमांग होता है, एगो जयांग होता है। तो हम लोग जो है समझते हैं जो बाह्य दलपुंज कौन हुआ और पुमांग और जयांग कौन कौन हुआ से समझिए। तो ध्यान रखिएगा जो बाह्य दलपुंज जो होता है ये जो देख रहे हैं ये हरा वाला भाग जो होता है ये बाह्य दलपुंज होता है। हरा वाला भाग समझ गए होंगे जो क्या होता है बाह्य दलपुंज होता है। और दलपुंज कौन होता है तो याद रखिएगा दलपुंज जो होता है ये देख रहे हैं कि जो रंगीन भाग जो है गुलाबी बैगनी कलर वो जो होता है क्या होता है वो दलपुंज होता है। और ये सब जो देख रहा है ये बीच वाला छोड़कर ये वाला देख रहा है ये दलपुंज नहीं पुमांग होता है। ये जो देख रहे हैं ये भाग जो देख रहे हैं बीच वाला ये जयांग होता है। तो हम लोग जो है बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं। फूलों के डंठल को पेडिकल कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो फूलों के डंठल को जो होता है पेडिकल कहा जाता है। अब हम लोग जो है बाह्य दलपुंज के बारे में जानते हैं। यह फूलों में सबसे नीचे माने स्थित होता है, इसके द्वारा फूलों का सहारा मिलता है। तो अभी हम तुरंत बोले हैं जो फूलों के सहारा प्रदान करने में जो होता है बाह्य दलपुंज होता है जो हरे रंग के होता है। याद रखिएगा ये नीचे भी दे दिया गया है हरे रंग का होता है जिसमें पर्ण हरित पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा फूल में अगर जो पूछा जाएगा जो पर्ण हरित कहाँ पाया जाता है तो याद रखिएगा सेपरेट में अगर जो पूछा जाए फूल के ही चर्चा करा जाए तो आप लोग याद रखिएगा जो फूल में जो होता है बाह्य दलपुंज में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल के कारण फूलों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल के कारण ही जो होता है फूलों में भी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। यानी हम लोग जो है बाह्य दलपुंज में कह सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। बाह्य दलपुंज के एक भाग को सैंपल माने सेपल कहते हैं जो बाह्य दलपुंज का इकाई है। ध्यान रखिएगा बाह्य दलपुंज के इकाई क्या है सैंपल है, याद रखिएगा सेपल। उसके बाद हम लोग दलपुंज जानते हैं। तो दलपुंज में यह फूल का दूसरा भाग होता है। ये पहला भाग था ऊपर सबसे पहला भाग और ये दूसरा भाग होता है। यह अलग अलग पौधे में कोलेरा अलग अलग आकर्षण रंगों का होता है। हम लोग देखते हैं जो रंग बिरंग के फूल होता है उसमें जो है रंगीन टाइप के होता है।
तो वही जो हुआ आप लोग जो है समझ गए होंगे, जो बैगनी कलर हम अभी दिखाए हैं वही क्या होता है, दलपुंज होता है। और इन रंगों का निर्माण बर्नी लवक माने क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण जो होता है ये जो होता है दलपुंज का जो है रंग अलग अलग पाया जाता है। कोलेरा में एक विशेष प्रकार के गंध होता है, हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि जो उसमें जब हम लोग सूंघते हैं फूल उल के तो उसमें विशेष प्रकार के गंध होता है, जिनका निर्माण आयल एवं ईस्टर करने में, ध्यान रखिएगा, एस्टर को और आयल को निकालने में जो है वो काम आता है, याद रखिएगा। कोलेरा में मौजूद एक पंखुड़ी को पेंटल, देखिए उसमें था सेपल कहा जाता था, इसमें क्या कहा जाता है, पेटल कहा जाता है, याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो बाह्य दलपुंज जो होता है, बाह्य दलपुंज में जो होता है, याद रखिएगा, उसमें भाग उसका इकाई को हम लोग क्या कहते थे, बाह्य दलपुंज के सेपल कहा जाता था, इसमें जो है पेटल कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे दिया गया है कोलेरा में माने दलपुंज में जो होता है मौजूद आकर्षक रंगों एवं आकर्षक खुशबू के कारण विभिन्न जंतु आकर्षित हो जाते हैं, जिसमें परागण की क्रिया। देखिए इसमें अब ध्यान रखिएगा, उसमें जब आता है तो रंग बिरंग के, तो आकर्षक रंग जो होता है उसमें जो है खुशबू आता है, तो खुशबू होने के कारण जो है वो जो है बहुत सारा जीव जंतु जो होता है माने कीट उट जो होता है वो आकर्षक होकर उस पर जो है बढ़ जाता है, और जिससे जो है परागण की क्रिया होता है, याद रखिएगा। पुमांग, अब हम लोग पुमांग जानते हैं। पुमांग ध्यान रखिएगा, यह फूल का मतलब फूल का मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है, माने फूल का जनन माने मेल माने ध्यान रखिएगा नर जनन अंग होता है। तो ध्यान रखिएगा पुमांग जो होता है फूलों का नर जनन अंग होता है, याद रखिएगा। इसकी इकाई को स्टेमेन कहा जाता है, और ध्यान रखिएगा इसकी इकाई पुमांग के इकाई को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन मतलब पुंकेसर कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं, याद रखिएगा, पुंकेसर या पिस्टिल कहते हैं। तो हम लोग समझ गए होंगे कि जो पुमांग जो होता है फूल का नर जनन अंग होता है। उसके बाद पुमांग के द्वारा जो है मेल सेक्स सेल का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा मेल सेक्स मतलब XY का जो होता है निर्माण होता है पुमांग के द्वारा ही फूलों में, याद रखिएगा, जिससे जो है परागण की क्रिया कहा जाता है। तो जो निर्माण करता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण क्रिया। हम लोग जो जीव जंतु में क्या कहा जाता है, तो निषेचन कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो होता है परागण होता है। तो फूल में पौधे में जो होता है परागण होता है माने फूल में, और उसमें जो होता है फूल में, और मानव में जो होता है जीव जंतु में जो होता है उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है जयांग। अब हम लोग जयांग के बारे में जानते हैं। जयांग यह फूल का फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन है। ध्यान रखिएगा यह जो होता है फीमेल मतलब जो है मादा जनन अंग होता है, याद रखिएगा मादा जनन अंग होता है कौन, जयांग। इसकी इकाई को हम कार्पल कहते हैं, स्त्री केसर कहा जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा इसकी इकाई को हम लोग जो है स्त्री केसर कहा जाता है। और जयांग के द्वारा जो है फीमेल सेक्स मतलब एक सेक्स का निर्माण होता है, जो बहुत कोशिकीय संरचना के अंदर निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा बहुकोशिकीय संरचना के अंदर जो है इसका निर्माण होता है फीमेल सेक्स सेल का, और जिसे जो है हम इम्ब्रोलाइसिस कहते हैं, इम्ब्रोसिक कहते हैं, याद रखिएगा इम्ब्रोसिक कहते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है इम्ब्रोसिक के अंदर म्योसिस माने अर्धसूत्री विभाजन मतलब होते रहता है, जो कहाँ होता है तो अंडाशय में होता है, याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन, याद रखिएगा। मादा जनन अंग में जो होता है मतलब यानी हम लोग कह सकते हैं स्त्री केसर या जयांग में जो होता है वो जो होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ होता है तो अंडाशय में होते रहता है। अब हम लोग परागण समझते हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परागण माने स्टिग्मा तक चला जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, जो परागन जो होता है, परागन की क्रिया में जो होता है, ये परागकण जो होता है स्टिग्मा तक चला जाता है, मतलब वर्तिका तक चला जाता है। और प्लीनेशन के लिए जो है एजेंट महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिसके आधार पर पुष्प का अलग अलग वर्ग हो जाता है। अब हम लोग नोट समझते हैं। फूलों में सर्वाधिक परागन कीटों के द्वारा होता है। कीटों के अंतर्गत सर्वाधिक परागन की क्रिया मतलब मधुमक्खी के द्वारा होता है, हनी बी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, कीटों में जो होता है सर्वाधिक जो प्रक्रिया जो होता है, फूलों में सर्वाधिक परागन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कीट के द्वारा। कीट में किसके द्वारा होता है, तो मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नीचे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया होता है, याद रखिएगा रेफ्लेक्सिया होता है, और ये जो होता है 1 मीटर व्यास होता है। इसका वजन लगभग जो है 8 से 10 किलो का होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा फूल जो होता है कौन होता है, रेफ्लेक्सिया होता है, याद रखिएगा। इसमें सबसे छोटा फूल बुल्फिया जो सरसों के दाने के बराबर होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा फूल जो होता है बुल्फिया होता है, सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया होता है जो 8 से 10 केजी का होता है, 1 मीटर व्यास होता है, याद रखिएगा। सबसे छोटा जो होता है बुल्फिया होता है जो सरसों के दाना देखते हैं उसके समान होता है। कीट लाल रंग को माने कीट लाल रंग को नहीं देख पाता है। कीट ब्लू एवं वायलेट कलर को ज़्यादा पसंद करता है। याद रखिएगा, कीट जो होता है वो लाल रंग को नहीं देख पाता है, लेकिन वायलेट और ब्लू रंग के जो है बहुत पसंद करता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है रेड और ऑरेंज कलर पक्षियों के लिए उत्तम रंग है। याद रखिएगा, लाल और नारंगी कलर जो होता है पक्षी के लिए जो होता है उत्तम अधिक कलर है, याद रखिएगा। पराग नली की लंबाई वर्तिका के ऊपर सतह पर परागन के बीच बीजांड के बीच एक दूसरे पर निर्भर करता है। पराग नली की लंबाई जो होता है लगभग जो है 8 से 10 इंच का होता है। देखिए पराग नली, हम जो उस फूल के चित्र दिखाए थे, देखिए यह फूल के चित्र है दिया गया, देखिए ये फूल के चित्र है। तो इस फूल के चित्र में ये जो देख रहे हैं ये यही पराग नली होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो पराग नली होता है, तो ये कह रहा है जो पराग नली जो होता है ये जो है उसके जो है ध्यान रखिएगा जो उसके वर्तिका के मतलब ऊपरी सतह पर निर्भर करता है जी कितना होगा कितना नहीं होगा। लेकिन औसत जो होता है इसका जो होता है लंबाई लगभग मान लेते हैं जो 8 से 10 इंच का होता है। अब हम लोग समझते हैं गुरुत्वानुवर्तन। किसी जीव की ऐसी वृद्धि गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन से प्रभावित होता है। देखिए गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण के उद्दीपन से जो प्रभावित होता है उसको गुरुत्वानुवर्तन। वैसा गति जो प्रकाश की ओर होता है या उसके विपरीत होता है उसको हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। एगो होता है रसानुवर्तन। तो रसानुवर्तन में क्या होता है, इसमें क्या होता है किसी विशेष रासायनिक पदार्थ की ओर मुड़ना माने रसायन अनुवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखिए रसायन पदार्थ की ओर जब मुड़ता है ना तो उसको रसायन अनुवर्तन कहते हैं। अब नीचे दिया गया है फूल माने फल। फल अब देखिए फल का निर्माण जो होता है अंडाशय में होता है। ध्यान रखिएगा फल का निर्माण जो होता है कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है, मतलब ओवरी से होता है। अंडाशय से फल का निर्माण आधार 2 भाग में होता है। एगो होता है सत्य फल और एगो होता है असत्य फल। तो हम लोग सबसे बारी बारी से पढ़ लेते हैं। सत्य फल क्या होता है इसे देखते हैं। वैसा फल जिनका ओवरी के द्वारा निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा अंडाशय के द्वारा निर्माण होता है उसको हम लोग सत्य फल कहते हैं। अब सत्य फल कौन कौन होता है, तो आम होता है, अमरूद होता है, जामुन होता है, धान होता है, गेहूँ होता है। तो अंडाशय के द्वारा जो निर्माण होता है उसको हम लोग सत्य फल कहते हैं। याद रखिएगा या इंग्लिश में ओवरी के द्वारा निर्माण होता है। जैसे में आम हुआ, अमरूद हुआ, जामुन हुआ, धान हुआ, गेहूँ हुआ, ये सब जो होता है सत्य फल होता है। याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं असत्य फल के बारे में। देखिए असत्य फल जो होता है वैसा फल जिनका निर्माण अंडाशय के छोड़कर
फूल के अन्य भाग द्वारा होता है। याद रखिएगा, अंडाशय के छोड़कर फूल के अन्य भाग द्वारा जिसका निर्माण होता है तो वो जो होता है असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। जैसे सेब के देखते हैं तो कहाँ से होता है, तो देखिएगा तो वो जो होता है कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा जे वो जो होता है डंठल के द्वारा होता है। अनानास, नाशपाती, काजू ये सब जो डंठल के द्वारा, कटहल जो देखते हैं तना के द्वारा होता है। अंजीर ये सब जो होता है डंठल या तना उना के द्वारा होता है। तो ये सब जो होता है क्या, कौन सा फल कहलाता है, तो असत्य फल कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अंडाशय के द्वारा जो निर्माण होता है तो उस फल को हम लोग जो है सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हुआ, गेहूँ हुआ, याद रखिएगा आम, गेहूँ, धान ये सब जो होता है सत्य फल का उदाहरण है। सेब, अनानास, नाशपाती, काजू, कटहल ये सब जो है असत्य फल का उदाहरण है। फलों में मौजूद बीज के बाहर आने वाले भाग फल भित्ति, याद रखिए बीज के बाहर जो होता है उसको हम लोग जो है फल भित्ति कहते हैं, याद रखिएगा। और प्रीकार्स का निर्माण होता है 3 लेयर में होता है, याद रखिए जो निम्नलिखित है। देखिए 3 लेयर होता है, देखिए समझ लेते हैं हम लोग जो 3 लेयर कौन कौन होता है। एक होता है बाह्य फल भित्ति, दूसरा मध्य फल भित्ति और तीसरा जो होता है अंतः फल भित्ति। तो हम लोग समझ गए होंगे बाह्य फल भित्ति, अंतः माने मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति 3 लेयर का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग समझ गए कि जो बाह्य फल भित्ति होता है, दूसरा में मध्य फल भित्ति और तीसरा में जो होता है अंतः फल भित्ति। तो यह पेरिकार्प्स के बाहर वाली भाग में होती है जिसके द्वारा फल के छिलके का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा बाह्य फल भित्ति किसका निर्माण करता है, तो छिलके का निर्माण करता है। तो याद हो गया होगा जब बाह्य फल भित्ति जो होता है छिलके का निर्माण करता है। उसके बाद मध्य फल भित्ति, यह पेरिकार्प्स का बीच वाला हिस्सा होता है जो फल में गुद्दा का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा मध्य फल भित्ति किसका निर्माण करता है, तो गुद्दा का निर्माण करता है। मध्य फल भित्ति गुद्दा का निर्माण करता है। यह और तीसरा हम लोग समझते हैं अंतः फल भित्ति। पेरिकार्प्स का सबसे अंदर वाला भाग परत जो होता है वो जो बीज के ढकने का कार्य करता है। याद रखिएगा बीज के ढकने का कार्य कौन करता है, तो मध्य फल भित्ति माने अंतः फल भित्ति कार्य करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे 3 भाग। अब हम लोग जो है खाने योग्य भाग जानते हैं, जो कौन फल को हम क्या खाते हैं और उसका क्या होता है खाने योग्य भाग। तो ध्यान रखिएगा इधर एक तरफ फल दिया गया है और खाने योग्य भाग। देखिए धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार इन सभी को जो है हम लोग जो है भ्रूण पोष खा जाते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी को जो है हम लोग जो है बजरा भी होता है और नारियल भी जो होता है उसका जो है हम लोग जो है भ्रूण पोष खा जाते हैं। याद रखिएगा धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बजरा, नारियल ये जो होता है ये हम लोग इसके जो है भ्रूण पोष को खा जाते हैं। अब आम देखते हैं, आम, पपीता, इमली। ध्यान रखिएगा आम, पपीता, इमली का जो है हम लोग जो है मध्य फल भित्ति खा जाते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये आम माने देखते हैं कि जो हम लोग छिलका हटा देते हैं बीच वाला भाग खा जाते हैं। तो मध्य फल भित्ति बीच में हम तुरंत बोले हैं तो गुद्दा का निर्माण करता है। तो गुद्दा जिसको हम खाते हैं तो मध्य फल भित्ति खाएं। और भ्रूण का मतलब जो है बीज उज के ढकने का काम करता है। तो हम लोग जो है अंतः फल भित्ति मतलब कहने का मतलब है कहते कि ये भ्रूण पोष को हम लोग खा जाते हैं। कौन कौन के, तो बीज उज के खाइएगा ना तो बीज आना बीजांड आना तो भ्रूण पोष उसको कहा। गेहूँ भी बीजांड के रूप में होता है और धान भी और मक्का, ज्वार, बजरा भी होता है। तो भ्रूण पोष हम खाते हैं। आम, पपीता, इमली का जो है मध्य फल भित्ति खाते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है अमरूद, करेला और बैगन। अमरूद, करेला, बैगन का भी जो है हम लोग जो है मध्य फल भित्ति या बीज खाते हैं। याद रखिएगा जो अमरूद, करेला और बैगन का जो है हम लोग जो है मध्य फल भित्ति ऊपर का छिलका हटा देते हैं, बीच वाला भाग गुद्दा भाग खाते हैं। उसके बाद या बीज उसका बीज भी खा जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे दिया गया है टमाटर, परवल। टमाटर और परवल का भी देखिएगा तो हम लोग जो बीज भी खा जाते हैं और उसका जो है मध्य फल भित्ति भी खा जाते हैं। तो याद रखिएगा मध्य फल भित्ति अमरूद, करेला, बैगन और टमाटर, परवल को हम लोग खाते हैं।
उसके बाद दिया गया है सेब और नाशपाती। तो सेब को जो है हम लोग जो है पुष्पासन, पुष्प जो है उससे निकलता है, तो हम लोग जो है पुष्पासन माने थैलमस खा जाते हैं। याद रखिए, सेब और नाशपाती के क्या कौन भाग खा जाते हैं? तो पुष्पासन खा जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद नींबू, संतरा, मौसमी, क्या कहें? नींबू, संतरा, मौसमी, इसको रसीले रोम माने जूसी हेयर खा जाते हैं, याद रखिएगा। नींबू, संतरा और इसमें रसीला मतलब जो है रस पाया जाता है संतरा और नींबू में, तो हम लोग जो है मौसमी में भी तो हम लोग जो रसीले रोम को इसको खाते हैं। अनार के भी जो है हम लोग बीज और रसीले चोल भी खाते हैं, याद रखिएगा। रसीले बीज चोल खाते हैं अनार के, ध्यान रखिएगा। लीची का एरिल भाग खाते हैं, लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल भाग खाते हैं। अंगूर के जो है फल भी पूरा फल को खा जाते हैं, तो अंगूर का कौन सा भाग खाते हैं? फल भित्ती खा जाते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है, ध्यान रखना है जो अनिषेचन फल। अब देखिए अनिषेचन फल क्या होता है? इस प्रकार के फल का निर्माण बिना परागन एवं बिना निषेचन का होता है। निषेचन नहीं होने के कारण इस प्रकार के फल बीज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो होता है बीज उज नहीं होता है। अगर बीज होते हैं तो उन्हें जो है फल सिद्ध कहा जाता है, माने असत्य फल का बीज कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के पौधे में जो होता है बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होता है। जैसे में ध्यान रखिएगा, अनिषेचन फल जो होता है, निषेचन की क्रिया इसमें नहीं होता है। कौन कौन में? तो गुल्लर में देखते हैं जो उसमें बीज नहीं होता है। केला में देखे होंगे कभी कभी बीज भी निकलता है, आप लोग खाए होंगे तो ऐसा कोई केला में निकल गया होगा तो देखिएगा तो उसमें बीज होता है। तो इसको हम फॉल्स, इसमें क्या कहा गया है कि जो अगर होबो करता है तो उसको हम फॉल्स सिद्ध कहते हैं, माने मतलब जो है असत्य सिद्ध कहते हैं। तो केला जो होता है, ध्यान रखिएगा, अनिषेचित फल है, लेकिन तब पर भी जो है हम लोग जो है उसको जो है तब पर भी जो है हम लोग जो है उसको जो है अनिषेचन की क्रिया में रखा जाता है। उसके बाद आगे दिया गया है आलू के पौधे की आंख ब्रायोफाइलम की पत्ती की कली होती है। ध्यान रखिएगा, आलू के पौधे के आंख जो होता है ब्रायोफाइलम के पत्ती के कली होता है। तो किसका होता है? ब्रायोफाइलम की पत्ती की कली होता है। केले के पौधे में फूल फल खाने के काम में आता है। ध्यान रखिएगा, केले के पौधा जो होता है फूल भी होता है खाने के काम, फल भी होता है, और ध्यान रखिएगा फूल फल खाने सिर्फ जड़ का उपयोग खाने में नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ जो होता है केले के पौधा में जो होता है जड़ का उपयोग हम लोग खाने में नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर वीडियो जो है समाप्त करते हैं। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें